आप सुन रहे हैं मुझे चांद चाहिए एपिसोड नंबर 31। टाटा थिएटर में दूसरी घंटी हुई। बेस्ट ऑफ लक। मालविका राज्याध्यक्ष ने मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। पहले हर्ष ने हाथ मिलाया, फिर वर्षा ने, फिर अपने अपने सूटकेस लेकर दोनों प्रवेश के लिए खड़े हो गए। 5 मिनट पहले झल्ली उत्साह के साथ बता गई थी, बाहर हाउसफुल की तख्ती लग गई है। भरी हुई सिगरेट का आखिरी कश लेकर हर्ष ने उसे राखदानी में मसल दिया। वर्षा को लग रहा था कि वो थोड़ा आशंकित है। उसकी अपनी आशंका हर्ष से कम नहीं थी। लंबे समय के बाद रंगमंच पर पदार्पण था। सौम्य मुद्रा द्वारा पहली बार दर्शक समूह का सामना करने के डर की याद आ रही थी, पर साथ ही लंबे अनुभव का आत्मविश्वास भी बना हुआ था। उसे भरोसा था मंच पर पहुंचने के आधे मिनट के भीतर हर्ष और वो वार्म अप हो जाएंगे। अभिनेता एवं दर्शक के जीवंत संबंध की केमिस्ट्री काम करने लगेगी। तीसरी घंटी के साथ पृष्ठभूमि संगीत की उदास धुन शुरू हुई। पुराने फर्नीचर वाले दृश्य बंध पर धीरे धीरे प्रकाश आने लगा। वायोलिन की निश्चित आरोही लहर पर हर्ष आगे बढ़ा। जब वो मंचाग्र की अपनी जगह पर पहुंचा तो वर्षा आगे आई। वर्षा ने महसूस किया कि स्टार को मंच पर देखकर एक पल के लिए दर्शक समुदाय की धड़कन ठिठक गई है। ये नई दिल्ली का दर्शक समूह नहीं था जिसने स्कूल परिस्थितियों से शुरू करके वर्षा वशिष्ठ का चेहरा पहचान लिया था। बम्बई निवासियों के लिए रुपहले पर्दे से अलग ये उसका पहला साक्षात्कार था। देवियों और सज्जनों, आज आप मेरा एक नया रूप देखेंगे, उसने मन ही मन कहा। तभी हर्ष की आवाज़ सुनाई दी, हम सुरक्षित हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। तुम शायद अपने को कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस करती, क्यों? वर्षा चुपचाप सामने देखती रही। मैं यहाँ से हर एक सुबह निकला करता था, फिर एक दिन मैं अपने को रोक नहीं सका और भीतर आ गया। ईश्वर ही जानता है कि कौन ऐसे घर का स्वामी होगा और फिर इसे छोड़ देगा। तुम इतना भी नहीं कहोगी कि ये मुझे पसंद है। कुछ गिने चुने शब्द, ये मुझे पसंद नहीं। अपने स्टारडम को लेकर वर्षा की प्रस्तुति यही प्रतिक्रिया थी, मुझे पसंद है और साथ ही मुझे पसंद नहीं। अपना मखमली परिवेश पसंद था, चित्रनगरी फिल्म सिटी का स्थानीय नाम यही था। में जो भाव मिलता था वो पसंद था। मित्रों के लिए कुछ कर सकने की शक्ति पसंद थी, पर प्राइवेसी का विलोप पसंद नहीं था। दर्शकों की रूबरू प्रतिक्रिया जानने के लिए वो झल्ली तथा हेमलता के उजले मुखड़ों के बीच बुर्का पहनकर गेटी थिएटर में आरती और अंगारे देखने गई थी। सिने पत्रिकाओं की उच्छृंखलता पसंद नहीं थी और जलती जमीन के बाद अभिनय सामर्थ्य का निरंतर क्षय पसंद नहीं था। इतनी मुख्य धारा फिल्में करने के बाद अब भीतर कड़वा असंतोष और चिड़चिड़ी झल्लाहट भर गई थी। सुबह स्टूडियो को निकलती तो कोई उत्साह नहीं होता, शाम को वापस लौटती तो मन स्थिति और दारुण होती। वर्षा, तुम इसको इस तरह से देखो, आदित्य ने तर्क दिया था, जलती जमीन में तुमको जितने दर्शक 10 साल में देखेंगे उनसे कहीं ज़्यादा तुम्हें दर्द का रिश्ता में 1 महीने में देख लेंगे। मैं इस दलील को नकारती नहीं हूँ, वर्षा ने कहा था। मेरी तकलीफ़ ये है कि इनका रचना संसार कितना अवास्तविक है और वहाँ दर्शक को कितने निचले भावात्मक स्तर पर संबोधित किया जाता है। अब अगर कोई व्यावसायिक निर्माता उसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की ऐसी स्क्रिप्ट देना चाहता तो वो लेती, मगर पन्ने पलटने की कोई उमंग नहीं होती थी। घूम फिर कर वही सब कुछ आ जाता। संयोग के तत्व का भरपूर तिल मिला देने वाला व्यवहार, अति नाटकीय घटनाएं, हर स्थिति को अतिरंजना की चरम सीमा तक ले जाना, आसमों की गंगा जमुना बहाने वाली भावुकता, नकली भाषा में बेहद बनावटी संवाद। वर्षा बार बार ऐसा अनुभव करती जैसे लंबी दौड़ में ओलंपिक के स्वर्ण पदक प्राप्त धावक को शाहजहांपुर की स्कूल प्रतियोगिता में जिंदगी भर भाग लेने का अभिशाप दे दिया गया। यहाँ निम्न से निम्न स्तर का भी कलात्मक संतोष नहीं था। सौंदर्य बोध ये चुनौती तो बहुत दूर की बात थी। उसे अपने अपने नर्क और 3 बहने की तैयारी के दिन याद आए, जब हर सुबह कैसी कलात्मक उमंग लिए आती थी। जब पूर्वाभ्यास के दौरान चरित्र में सिंक करते हुए सही सुर को पकड़ लेने पर वो यकायक कैसे सिहर उठती थी। जब रात बिस्तर पर जाते समय मन उस खान मजदूर की प्रफुल्लता से भरा होता जिसे कुदाल के अनवरत प्रहारों के बाद चट्टान के छिद्र से पीले सोने की झलक दिखाई दे गई हो। लो भावनाएं बेचने वाली
बनिया आ पहुंची। स्टूडियो गेट से भीतर घुसते हुए आत्मग्लानि की ये स्थिति टेक हो गई थी। बहुत पहले मालविका अग्निमित्र में उसने नृत्य शिक्षक गणदास का ये संवाद पढ़ा था, जो अध्यापक नौकरी पा लेने पर शास्त्रार्थ से भागता है, दूसरों के उंगली उठाने पर भी चुप रह जाता है और केवल पेट पालने के लिए ही विद्या पढ़ाता है। ऐसे लोग पंडित नहीं वर्ण ज्ञान बेचने वाले बनिए कहलाते हैं। नाट्य विद्यालय के पहले वर्ष में आदित्य की एक फिल्म देखने के बाद उसने अभिनेता की परिभाषा गढ़ी थी, जो नाट्य विद्यालय स्नातक व्यावसायिक फिल्म मिल जाने पर कलात्मक चुनौती से भागता है, अपनी अंतरात्मा के अंगुली उठाने पर भी चुप रह जाता है और एयर कंडीशनड शयनकक्ष में सोते हुए सिर्फ अपना पेट पालने के लिए इमोट करता है। ऐसे लोग अभिनेता नहीं वरन भावनाएं बेचने वाले बनिए कहलाते हैं। पारे की तरह छटपटाती इस असंतोष की अनुभूति को चित्रनगरी के माहौल ने और तीखा कर दिया था। वर्षा को बार बार ऐसा लगता जैसे वो उस देश में है जहाँ की भाषा उसके लिए अजनबी है। सोशल मुस्लिम सोशल एक्शन, फिल्मी ड्रामा, लव स्टोरी, सेकंड लीड जैसे व्यवहारिक शब्द जो एक सीमा तक स्वीकार्य थे, लेकिन इसके बाद वो बौखलाने लगती थी। जैसे गेटअप और केंद्रीय भूमिका निभाने वाला हर अभिनेता पारिश्रमिक के बाद पहला सवाल यही पूछता था, मेरा गेटअप क्या है। अपनी पृष्ठभूमि के अनुरूप वर्षा पहले अपने चरित्र का आंतरिक सत्य समझना चाहती थी, फिर चाल ढाल, तौर तरीके और हाव भाव पर आती थी। इसके बाद कहीं वेशभूषा का क्रम आ जाता था। पर सीने अभिनेताओं की पद्धति बिल्कुल उल्टी थी। वे अपनी वेशभूषा, केश सज्जा और दाढ़ी मूंछों से चरित्र के आंतरिक सत्य को पकड़ना चाहते थे। रिलेशनशिप्स जो फिल्म ऊपर के मोटे मोटे वर्गों में नहीं आती, वो रिश्तों के बारे में भी होती है। वर्षा ने कहना चाहा, हुसैन साहब, आलम आरा से लेकर अल्बर्ट पिंटो तक हमारी सारी फिल्में रिश्ते के बारे में हैं। मैसेज जो फिल्म थोड़ी सी भी फॉर्मूले के बाहर है, वो मैसेज है और उसका कोई खरीदार नहीं। कागज़ के फूल असफल रही, इसलिए मैसेज पिक्चर है। हिट हो जाती तो सोशल होती। इनके हिसाब से टर्म ऑफ एंडियरमेंट्स टू कन्फेशंस और ऑन द गोल्डन पांड भी मैसेज फिल्में हैं। दर्शक की हमदर्दी खलनायक के अलावा सबको चाहिए थी। इस एक के अलावा बाकी सभी परफेक्ट लोगों के लिए परफेक्ट भूमिकाएं थी। इस रचना संसार में मानवीय स्खलन की गुंजाइश नहीं थी। इनकी डाइल्यूट करने की क्षमता पर वर्षा चमत्कृत थी। अगर हुसैन बोस्टन स्ट्रगलर भी बना रहे होते तो उसे ऐसे दुरुस्त कर देते कि आखिरी में नायक के दुर्भाग्य पर दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते। पब्लिक की पसंद ये है। चित्रनगरी में इतने आत्मविश्वास से ये बात दोहराई जाती थी जैसे देश के लाखों दर्शक रोजाना इन्हें अपनी पसंद से सूचित करते हों। यहाँ तो हॉलीवुड के विपरीत बाजार सर्वेक्षण भी नहीं होता, फिर इन्हें पता कैसे चल जाता। और अगर पसंद के बारे में ये इतने निश्चिंत हैं तो ज़्यादातर फिल्में असफल क्यों होती। इमेज यहाँ इस बात के तमाम विशेषज्ञ थे कि वर्षा की इमेज क्या है। भौचक्की थी तो केवल वर्षा। अब जिंदगी भर के लिए ये इमेज के जुए में जोत दी गई थी। वर्षा अब तक यही समझती आई थी कि अभिनेता को स्वयं को चरित्र में अंतर्मुक्त करना होता है, पर यहाँ कलाकार उल्टा इमेज में समाहित हो रहा था। वर्षा को कैसे दृश्य में स्लीवलेस पहनना है, बारिश में किस सीमा तक भीगना है, देव प्रदर्शन में कैसी सतर्कता बरतनी है, इमेज ने सारी सीमाएं निर्धारित कर दी थी। बीट जी ने बहुत जोर दिया कि आरती और अंगारे के अंत में शांति को मार दिया जाए, क्योंकि दुख एवं त्याग वर्षा की इमेज के अनिवार्य अंग है। और अगर विमल इस प्रस्ताव का विरोध ना करते और फिल्म चल जाती तो बेचारी वर्षा को मृत्यु पर्यंत हर फिल्म में मरना पड़ता। इमेज पहले का सबसे त्रासद परिणाम था। पांडे का उस दिन रुआंसा चेहरा जब वर्षा ने सोनी मांग का प्रतिशोध स्वीकार की। मैडम, ये आप क्या गजब ढा रही है, मजेदार भूमिका है पांडे जी। घोड़ा दौड़ाऊंगी, बंदूक चलाऊंगी, गांव के रास्ते पर जमींदार को घसीटने के बाद कटार से उसकी नाक काटूंगी, ये तीनों काम मैंने आज तक नहीं किए। मुझे अपनी गर्दन काटने का डर लग रहा है मैडम। आपकी इमेज आदर्श भारतीय नारी की है। अगर मुझे अभिनेत्री के रूप में जिंदा रहना है तो ऐसी जोखिम अनिवार्य है। पांडे ने कानों पर ऐसे हाथ रखे जैसे ईश्वर के प्रति गाली सुन ली हो। व्यावसायिक सिनेमा की कार्यप्रणाली और तकनीकी स्तर ने भी उसे विक्षुब्ध कर दिया था। आधी शिफ्ट इंतजार में बीत जाती थी। बड़ा स्टार बनने की कसौटी ही यही थी कि हीरोइन चरित्र, अभिनेता और यूनिट को लटकाए रखो। अगर कंचन प्रभा का काम वर्षा के साथ होता तो वो कम से कम 1 घंटा देर से
जरूर आती थी। सिद्धार्थ की छवि आंखों में संजोए वो हुसैन जैसे जहाज के कप्तान को देखकर तिल मिला जाती, जो मास्टर सीन में समय और साधनों की आपराधिक बर्बादी करते थे। ये कैसे निर्देशक हैं जो दृश्य के विविध फ्रेमों को एक के बाद एक विजुलाइज नहीं कर सकते। आमतौर से टेकिंग्स बिल्कुल प्रिमिटिव होती थी। जो पात्र संवाद बोल रहा है उसके सामने कैमरा स्थापित कर दिया। सघन दृश्य में कैमरा वहां घूमता था जहां उसे हिलना भी नहीं चाहिए। जूम लेंस का इस्तेमाल गरीब की जोरू की तरह होता था। हीरोइन सजी धजी आई तो मोतियों की माला को फोकस में लेकर पुल बैक टू रिवील कर दिया। ऑल दैट जैज में नायक की कॉफ़ी पीने के साथ जब नृत्य की आक्रामक स्थितियों में धीरे धीरे नर्तकों की संख्या प्रभावी ढंग से बढ़ती गई तो वर्षा ने उत्तेजित होकर कहा, देखो इसे कहते हैं पुल बैक टू रिवील। ये हॉलीवुड के सिर्फ मिलियन डॉलरों से चमत्कृत होते थे। उनकी दिन दिन शान चढ़ने वाली कल्पनाशील और अनूठी तकनीक से नहीं। दर्द का रिश्ता का प्रीव्यू देखते हुए डायरेक्टेड बाय वाला टाइटल कार्ड आने पर वर्षा ने मुश्किल से मुस्कान रोकी थी। फिल्म में लड़ाई के दृश्य फाइट कंपोजर ने डायरेक्ट किए थे और नाच के दृश्य डांस डायरेक्टर ने। अगर संगीत निर्देशक बड़ा होता तो शायद वो गाने खुद ही पिक्चराइज करता। व्यावसायिक सिनेमा में निर्देशक का सही टाइटल है फुटेज अरेंजर, वर्षा ने सिद्धार्थ से कहा था। प्रभु पूजा और अंधविश्वास चित्रनगरी के वातावरण का दूसरा दुष्कर पहलू थे। मुहूर्त पर पूजा तो गणिमत थी, पर रीलों के डिब्बों को प्रभु चरणों में रखना, रिलीज से 1 महीने पहले मांस विस्की छोड़ देना, शायद ये लोग पत्नी के साथ बिस्तर छोड़कर नीचे फर्श पर सोने लगते होंगे। घर में अखंड पाठ करवाना, इसको क्या कहा जाए। फिल्म के शीर्षक में किसी के लिए क और ट अशुभ था तो किसी के लिए अ व न शुभ, किसी को 5 अक्षर का शीर्षक शुभ था, किसी को 11 का। विमल प्रोडक्शन की हर फिल्म का शीर्षक अ से शुरू होता था। वीर जी का दृढ़ मत था हमारी चौथी पिक्चर इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि उसका नाम मौ से था। अगर शोभा भाभी को मीता नाम बहुत प्रिय ना होता तो वीर जी उसे भी बदलवा देते। शुभ था मंगलकारी तत्वों को पास रखने का मोह ऐसा बोरा गया था कि तुलसियानी ने अपनी कॉकर स्पेनियल का नाम जुबली रखा था। वर्षा ने सुझाव दिया था, आप अपने छोटे बेटे को घर में हाउसफुल नाम से पुकारिए। ऐसी मोटिवेटेड रंगमंच की कुंजी शब्द ने सिनेमा में कहाँ लाकर मारा। इस आराधना के चलते अगर भविष्य वेताओं की पौ 12 पाई जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नारंग के यहाँ एक ज्योतिषी मासिक मानदेय पर नियुक्त थे। दिल का सौदा की रिलीज तिथि निश्चित करने से पहले तुलसियानी ने सचमुच वर्षा की कुंडली मांगी। वो निश्चित होना चाहते थे कि उसके ग्रह में राहु प्रबल तो नहीं। आरती और अंगारे की रिलीज से पहले पांडे ने उसकी कंप्यूटराइज कुंडली तैयार करवाई थी और अपने पास से 200 रुपये खर्च करके शनि निवारण के लिए घर में हवन करवाया था। वैसे वो वर्षा हेतु किए गए स्थानीय एवं दुरस्त फोनों का बिल तक उसे थमा दिया करते थे। चित्रनगरी पर प्रभुत्व रखने वाले और उसके आकांक्षी किस्म किस्म के स्वामी थे। स्वामी प्रकाश आनंद एक बार सेट पर आए थे और उससे दीक्षा लेने को कहा था। वर्षा ने विनीत भाव से उत्तर दिया, मैं नई दिल्ली में स्वामी चेखव आनंद से दीक्षा ले चुकी हूँ। स्वामी प्रेमानंद ने घर फ़ोन किया था। इसी नाम के एक निर्माता भी थे, इसलिए धोखे में वर्षा कॉर्डलेस का बटन दबाकर लाइन पर आ गई। मैं तुम्हें फोटोग्राफर के सामने आशीर्वाद देना चाहता हूँ। प्रेमानंद बोले, तुम आश्रम आ जाओगी या मैं घर आ जाऊँ? सामने बैठे हर्ष को देखकर वर्षा मुस्कुराई। मेरे प्रेमानंद मेरे सामने बैठे हैं। ऐसी असंगत कार्यशैली का थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश वर्षा ने की थी। जिस व्यवसाय की प्रकृति ही अनिश्चित है उसमें थोड़ा मनोबल बढ़ाने की ये मार्मिक कोशिश थी। इस अनिश्चितता को कम करने की दूसरी कोशिश वितृष्णा जगाती थी। सफल हो चुके ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलों को फिल्म में समेटने की कोशिश करना, जबकि वे स्वयं जानते थे कि इनमें से हर एक नुस्खा किसी न किसी फिल्म में असफल भी हो चुका है। ये जानते हुए भी कि फॉर्मूलों को अपनाना सफलता की गारंटी नहीं है, कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। ये शब्द जोखिम वर्षा को दिन में 100 बार सुनना पड़ता। जहाँ तक वर्षा समझती थी, सफलता का कोई विशेष कारण नहीं बताया जा सकता। जिस तरह सफलता की वजह नहीं बताई जा सकती, बॉक्स ऑफिस पर लगी लंबी कतार या उस पर भिन भिनाती मक्खियों को करोड़ों के साथ
व्याख्यायित करना, वैसा ही जैसे ईश्वरीय सत्ता को प्रमाणित करने की कोशिश करना। पर जो 25 सालों से व्यवसाय में थे, अपने को अबोध कैसे मान लेते? उनके तर्क बिल्कुल बालोचित होते थे। वर्षा को कई बार लगता ये सिर्फ ऊपरी तसल्ली के लिए तर्क दे रहे हैं, अंदर ये भी जानते हैं कि कोई कुछ नहीं जानता। अगर ऐसा नहीं था तो जय संतोषी माँ लगभग उतना ही बिजनेस करती जितना शोले ने किया। वर्षा को हॉलीवुड के एक अनुभव संपन्न स्टूडियो एग्जीक्यूटिव का वक्तव्य याद आया, इस साल की सर्वाधिक सफल फिल्मों का विश्लेषण मैं चुटकी बजाते कर सकता हूँ। रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क महान एडवेंचर पिक्चर, महान स्पेशल इफेक्ट, लुकास सिल्बर्ग की महान जोड़ी, ऑर्थर महान रोमांटिक कॉमेडी, ऐसी पिक्चर के लिए हमेशा जगह है। फिर डर्ली मूर दर्शकों को लुभा गया। स्ट्राइप्स भी मज़ेदार है। बिल मरे की कॉमेडी का अच्छा मार्केट है, लेकिन 4 सीजन्स वो क्यों हिट हुई? प्लान एल्डा के भी काफ़ी दर्शक हैं, तो उसकी सभी पुरानी फिल्में नाकामयाब क्यों हुई? पल भर के विराम के बाद उत्तर मिला, ये नॉन रिकरिंग फिनामिनन है। चित्रनगरी में आशंका की हवाएं चलती थी, सब सहमे और डरे हुए थे। इस हफ्ते 3 नई फिल्मों के पिटने पर मुर्दनी छा जाती। अगले हफ्ते एक फिल्म के चल जाने पर छोटी सी मुस्कान उभरने लगती। तनाव जीवन शैली के आधारशिला थी और अनिद्रा स्थायी भाव। 25 साल के निर्माता बदहजमी, ऊंचे रक्तचाप और अल्सर का शिकार थे। ऐसे तर्कातीत दृश्य को समीक्षाओं के महत्व ने थोड़ी और विसंगत रंगत दे दी थी। व्यावसायिक सिनेमा की समीक्षा का औचित्य वर्षा की समझ में नहीं आता था। उसे एक अमेरिकन समीक्षक की याद आती थी जिसने लिखा था, लव स्टोरी की समीक्षा लिखना वैसा ही है जैसे वैनिला आइसक्रीम की समीक्षा लिखना। ऐसी समीक्षाओं पर सबसे सार्थक प्रतिक्रिया भी हॉलीवुड में ही संपन्न हुई। जब एक निर्देशक की सुपर डुपर फिल्म की धज्जियां उड़ाई गईं तो उसने समीक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, सज्जनों, बैंक को जाते हुए मैं रोता रहा। इस दरवोक्ति के बावजूद की समीक्षा का महत्व थाना से आगे नहीं। चित्रनगरी के ज़्यादातर चितेर सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए खासे चिंतित पाए जाते थे। आरती और अंगारे की रिलीज पर दी गई प्रेस पार्टी में बिरजी ने आमंत्रितों को स्कॉच में डुबो दिया था और चुनिंदा पत्रकारों को पैंट के कपड़े या साड़ी के साथ लिफाफे में 100 के 5 नोट भिजवाए थे। मिस्टर सान्याल, वर्षा ने फ़ोन पर कहा, माफ़ कीजिए, मैं आपकी फिल्म नहीं कर पाऊंगी। कला फिल्मों के प्रति भी अब उसमें बहुस्तरीय असंतोष पनपने लगा था। इंस्टीट्यूट के ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ तकनीक थी। लोअर डेप्थ में क्रोसोवा का 90 डिग्री का मोड़ लेने वाला ऐतिहासिक शॉट, बर्गमैन के क्लोजअप और मिचोगुची के लॉन्ग शॉट के स्तुति गायक सिर्फ चमत्कारिक टेकिंग्स में उलझ कर रह जाते थे। दृश्य की विशिष्ट भावना की अभिव्यक्ति गौण रहती थी और रूपवादी सजावट एवं नक्काशी प्रमुख। इन सब के झोले में या तो किसी विदेशी फिल्म से प्रेरित अपनी मौलिक पटकथा होती थी जिसमें सुचिंतित स्ट्रक्चर, कथा सूत्रा का संतुलित निर्वाह और चरित्रों का स्वाभाविक विकास दिखाई नहीं देता था, या दलित, शोषित और उत्पीड़ित की साहित्यिक संघर्ष गाथा जिसको पर्दे पर देखने के बाद लेखक डंडा लिए निर्देशक को ढूंढता पाया जाता। व्यापक अपील वाले मानवीय मनोभावों की इन्हें कोई पहचान नहीं थी। द ग्रेट सांटिनी, द स्टोरी ऑफ एडले एच और द बैलेड ऑफ नारायमा जैसी फिल्में देखते हुए वर्षा अवसाद से भर जाती। इन कला निर्देशकों को अच्छी कहानी की पकड़ क्यों नहीं है? प्रशिक्षण के बाद ये कैमरा और स्टिनबैक को संभालना तो सीख गए थे, पर अभिनेताओं को हैंडल करना इन्हें नहीं आता था। रचनात्मक उपकरण के रूप में अभिनेता का शरीर और भावतंत्र जैसे काम करता है। किसी जटिल भावना के विशिष्ट शेड को व्यक्त करने की प्रक्रिया में अपने भीतर जाल फेंकते हुए अभिनेता कैसे लड़खड़ा कर जब हाथ आगे बढ़ाता है उसे किस किस्म की पारस्परिक समझदारी से थाम कर सहारा देना चाहिए, ऐसी अपेक्षाएं इनसे परे थीं। मीरा को तो छोड़ो, सिद्धार्थ भी अब गहन दृश्यों में वर्षा के कलात्मक निर्णय पर निर्भर करने लगा था। इसीलिए इंस्टीट्यूट के निर्देशक नाट्य विद्यालय के अभिनेताओं के सामने नमन करते थे। कंपोजिशन की आई लाइन और 3 शॉट सेटअप जैसी पदावली ना बोल पाने के कारण ड्रामा स्कूल के चतुर्भुज जैसे निर्देशकों की सिनेमाई आकांक्षा
जानकर वैसे ही उपहास की मुस्कान देते थे जैसे इंदुमती स्वयंवर में आए दूसरे उम्मीदवारों को अजने दी थी, क्योंकि वितरक इन फिल्मकारों से अक्षमा किए कीटाणुओं की तरह भागते थे। इसलिए संतप्त ध्वजाधारियों के सिर्फ दो ही आश्रय रह गए थे, राष्ट्रीय पुरस्कार या भारतीय पैनोरमा, जिनकी समिति बैठक के समय कला सिनेमा में ऐसी सनसनी छा जाती जैसे शेषैया पर भगवान विष्णु करवट बदलने वाले हो। इनमें से किसी एक की सिद्धि हो जाने पर दूरदर्शन के सुपर ए स्लॉट में रविवार की शाम को टेलीकास्ट के साथ 8 लाख प्राप्त हो जाते थे। निगम का कर्ज चुक जाता था। दूसरों को टोपी पहनाते हुए विस्की के साथ साल भर की दाल रोटी चल जाती थी और ये अगले लॉन के लिए फिर निगम के दरवाजे पर दायम पड़ा हुआ, तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खास ऐसी जिंदगी पै की पत्थर नहीं हूँ मैं, गुनगुनाते हुए दस्तक देने लगते थे। कला फिल्म कृपणता एवं वंचना के अर्थशास्त्र की शोभा यात्रा थी। यह निर्देशक, जो आमतौर से निर्माता भी होता था, 2 दर्जन चाय का भुगतान भी ऐसे देता था जैसे कमाठीपुरा की नगरवधु उधार करने वाले ग्राहक को आतिथ्य दे रही हो। वर्षा को सिद्धार्थ और मीरा के अलावा किसी से अपना पूरा पैसा नहीं मिला था। एक ने उसे लैब लेटर देने के बाद जब रूठे हुए प्रेमी की तरह आंखें फेर लीं तो पांडे बोले, मैं स्टे ऑर्डर लाकर रिलीज रुकवा देता हूँ। वर्षा ने हंसकर मना किया। पांडे जी, आर्ट फिल्म डायरेक्टर की आह दुर्वासा के शाप से भी भयंकर होती है। धारावाहिकों का सैलाब आते ही भारतीय सिनेमा के पुनरुत्थान में जुटे कला क्रियाशील वैसे ही बौरा गए जैसे मद बहने से हाथी उन्मत्त हो जाता है। 50,000 से 1 लाख तक की प्रति एपिसोड बचत की उमंग से थरथराए मिनी फैलनी और माइक्रोस्कोपी एंटोनियोनी रातों रात अमेरिकी सोप ओपेरा और सिटकॉम का अध्ययन करके दूरदर्शन महानिदेशालय को इस तरह भागने लगे जिस तरह वन में आग लगने का चौपाए भागने लगते हैं। मंडी हाउस के गेट पर इस बेसब्र कतार को देखकर व्योम गवाक्ष से झांकते भरत मुनि ने सांत्वना की मुस्कान दी, जो नाट्य विद्यालय स्नातकों की अनंत पंक्तियों को साहिरदी स्टूडियो के गेट पर देखकर विक्षुब्ध हो उठे थे। अंग्रेजी दैनिकों के कई प्रबुद्ध समीक्षक वर्षा के खिलाफ चल रहे थे। दर्द का रिश्ता में वर्षा विशिष्ट उपयुक्त हैं, पर ऐसी सक्षम अभिनेत्री मुख्य धारा सिनेमा में अपने समय का अपयव्य कर रही हैं। यह जलती जमीन से वर्षा ने सिनेमा के क्षेत्र में जो आशाएं जगाई थी वे उन्होंने न सिर्फ पूरी नहीं की बल्कि व्यावसायिक सिनेमा के दलदल में फंसकर अपनी चुनाव दृष्टि पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। विक्षोभ से वर्षा का माथा तपने लगता। उसने क्या कला सिनेमा की सेवा का व्रत ले रखा है? किसी भी औसत व्यक्ति की तरह उसे अपनी रोजी कमाने का अधिकार नहीं। मिसेज कुलकर्णी के यहाँ हुई झड़प के बाद रमन राजदा ने वर्षा वशिष्ठ ने कला सिनेमा की पीठ में छुरा भोंका शीर्षक से टाइम्स ऑफ इंडिया में विस्फोटक लेख लिखा था। एनएफडीसी द्वारा उनकी फिल्म की पेशकश अंतोगत्वा रद्द कर दी गई थी, जिसमें उसे औसत अभिनेत्री ठहराते हुए अहंग आक्रांत घोषित किया गया था। अत्योर सिनेमा में भी निर्देशक की केंद्रीय जगह के ऊपर अभिनेता को आरोपित करने की फूहड़ कोशिश के कारण उसकी सीने समझ को अपरिपक्व बताया गया था। पांडे के जोरदार आग्रह के बावजूद वर्षा ने इसका जवाब नहीं दिया। पांडे जी, मुझे मानसिक शांति चाहिए, उसने कहा था। हर्ष ने लेख के जैसा ही तीखा प्रत्युत्तर लिखा, जिसमें रमन को भारतीय जीवन दृष्टि की समझ से शून्य और सौंदर्य बोध्य अवधारणाओं में नकलची घोषित किया गया। इस पर रमन ने कायर वर्षा विशिष्ट शीर्षक से संडे ऑब्जर्वर में एक और लेख लिखा, जिसमें वर्षा को हर्ष के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का दोषी करार दिया गया। हर्ष जब इसका भी जवाब लिखकर लाया तो वर्षा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। हर्ष प्लीज़, मुझे मन की शांति चाहिए। हर्ष ने पल भर से देखा, फिर पन्नों को मसलकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वर्षा, सॉरी, सिद्धार्थ फिलहाल तुमसे नहीं मिलना चाहता। सिद्धार्थ की बहन दमयंती ने पल भर बाद उसके चेहरे से निगाह हटा ली। जिस रात सिद्धार्थ को अस्पताल लाया गया था, वर्षा घंटे भर बाद पहुंच गई थी। वो इंटेंसिव केयर यूनिट में था, उसे चेतना नहीं थी। सुबह जब वो गई तो स्थिति में सुधार था। तब तक दिल्ली से बड़ी बहन आ गई थी। वर्षा, सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया? दमयंती ने उलझन की दृष्टि से उसे देखा। क्या ये सिने पत्रिकाएं
नहीं पढ़ती होंगी, उसने सोचा। वर्षा की निगाह झुक गई। मैं भी उलझन में हूँ। थोड़ी देर बैठकर वो शूटिंग पर चली गई। शाम को 5 बजे मीरा का फोन आया। सिद्धार्थ को होश आ गया है। पैकअप होते ही वर्षा अस्पताल पहुंची। बरामदे में मीरा, मिसेज कुलकर्णी और आकाशदीप के निर्माता देसाई थे। साथ ही कमांडर दीना दस्तूर के साथ बी ग्रेड के 2-3 और सिपाह सलार थे। उनके प्रति संक्षिप्त एवं सर्द हेलो के बाद वो मिसेज कुलकर्णी से बात करने आगे बढ़ी ही थी कि भीतरी कक्ष से दमयंती निकली। वर्षा के चेहरे पर कई रंग आए और गए। ठंडी सांस के साथ हामी में सिर हिलाकर वो मुड़ी और जीने की सीढ़ियां उतरने लगी। अगले दिन मीरा ने बताया, सिद्धार्थ की ऐसी स्थिति के कारण वर्षा पर आरोप की उंगली उठ रही है। बहुत मसालेदार सामग्री के लिए तैयार हो जाओ। वर्षा की यह धारणा सही निकली कि वो सिद्धार्थ की पहली संजीदा प्रेमिका है। वो बहुत आहत हो गया था। मलाड के नए खरीदे अपने छोटे से फ्लैट में घुटता रहता। आकाशदीप के 2 शेड्यूल हो चुके थे। शूटिंग का प्रवर्ती काम चल रहा था। अगला कार्यक्रम तय करने के लिए वो वर्षा के पास नहीं आया था। मद्रास से लौटकर वर्षा ने पड़ोसी के प्रार्थना नंबर पर फ़ोन किया। उस समय वो घर पर नहीं था। बाद में भी उसने जवानी फ़ोन नहीं किया। आमतौर से वर्षा का फ़ोन पाकर कला सिनेमा की क्रियाशील कृतार्थ हो जाते थे। सिद्धार्थ की ऐसी प्रतिक्रिया से उसकी पीड़ा की गहनता ही उजागर हुई। देर रात तक वर्षा को नींद नहीं आई। जिस स्तर एवं सघनता की मानसिक शांति वह चाहती थी वो तो खैर नहीं ही मिल रही थी। जैसी क्षीण और झीनी शांति उसने किसी तरह संजो रखी थी, उसमें भी निरंतर मंथन चल रहा था और आगे गति बढ़ने की थी। इकोलॉजी से अभिप्राय अगर संतुलन से है तो चित्र नगरी की पारिस्थितिकी में अपना संतुलन बनाए रखने का वर्षा को फिलहाल एक ही बहुस्तरीय एवं बहुउद्देश्य रास्ता नजर आया, रंगमंच। मैडम विश्वास सजी को सोमवार से दूसरी शिफ्ट की डेट्स दे देते हैं, पांडे बोले। उन्हें बता दीजिए कि मैं 6 बजे तक ही काम कर पाऊंगी, फिर मेरी रिहर्सल है। रिहर्सल? पांडे ने पहली ही दोहराने के ढंग से कहा। हाँ, अगले महीने पहला शो है। मैडम ये क्या हो रहा है? पांडे के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उनके सामने उनका घर जलने लगा हो। हमारे पास समय कहाँ है? पिछले हफ्ते आपने, क्योंकि हितों का विरोध था इसलिए हमने का व्यवहार नहीं किया। भट्ट की पिक्चर से इनकार किया है। मैं ये सोचकर चुप रहा कि आप थकी हुई हैं। पांडे जी, कलात्मक सस्टेंस और न्यूअल के लिए थिएटर में लौटना मेरी आंतरिक ज़रूरत है। जैसे वर्षा व्यावसायिक सिनेमा की शब्दावली से भौचक्की हो जाती थी, वैसे ही पांडे उसके वक्तव्य से स्तंभित हो गए। उनके चेहरे पर वैसा ही उलझन भरा भाव आया जैसा वीसीआर पर फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन देखने के बाद आया था। मुझे लगता है समान कलाकारों के साथ ये 2 अलग अलग पिक्चरें थीं। गलती से रीलें एक साथ गड़बड़ हो गई हैं। आप तो उल्टी गंगा बहा रही हैं मैडम। थिएटर के साथियों ने सिनेमा में घुसने के लिए बम्बई पर धावा बोल दिया है और आप हैं कि स्टार बनने के बाद व्यावसायिक सिनेमा के अपने सहयोगियों की निराशा तो वर्षा समझ सकती थी, पर दिलचस्पी ये था कि रंगमंच के पुराने मित्रों की प्रतिक्रिया भी बहुत भिन्न नहीं थी। वर्षा कैसे याद किया? शाम को चिंतामणि प्रमुदित भाव से आए। पिछले वर्ष गर्मियों में चिंतामणि बड़ी उम्मीद के साथ डांस ऑफ डेथ की पृथ्वी में 2 शो करने के लिए आए थे। वर्षा भी झल्ली और हेमलता को लेकर देखने गई थी। हर्ष नहीं आया। उसे पृथ्वी में नाटक करने वालों की चलचित्र पीड़ित मनोवृत्ति पसंद नहीं थी। वहाँ अपनी एंट्री लेने के बाद जब कोई कलाकार अपना संवाद बोलता है तो दरअसल उसकी ध्वनि ये होती है, देखा आपने मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। शो खत्म होते ही बैक स्टेज आए, मुझे साइन कीजिए ना, उसने टिप्पणी की थी। थोड़े अंतराल के बाद पृथ्वी आने पर वर्षा चकित रह गई। पल भर को लगा जैसे श्री राम सेंटर आ गई हो। उपस्थिति जन समुदाय में 3/4 दिल्ली रंगमंच के थे और लगभग आधे ड्रामा स्कूल के। जैसे ही कोई प्रतिष्ठित फिल्मी व्यक्ति नाटक का टिकट लेता, टिकट काउंटर से कोई उतावली से ग्रीन रूम में जाकर सूचना देता, फलां आए हैं, संभाल कर करना, 2 घंटे बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। बम्बई पहुंचने की पहली शाम को ही चिंतामणि वर्षा के घर भी आए थे। वर्षा, क्या हुआ कि जिन संसद सदस्य के आउट हाउस में मैं रहता था वो पिछली बार चुनाव हार गए। अब मैं मुल्तानी ढांडा में 250 रुपये महीने की कोठरी में रहता हूँ, बीवी बच्चे के साथ। सच्ची बात यह है कि मैं रिपर्टरी से अब थक चुका हूँ। वर्षा की भौतिक उपलब्धियों से चिंतामणि किंचित आतंकित लगे। उसने अपने व्यवहार से भरसक उन्हें
सहज रखने की कोशिश की। मेरी एक नई फिल्म जल्दी ही शुरू होगी, मैं तुम्हें निर्देशक से मिलवाऊंगी। एक प्रोजेक्ट और मैच्योर हो रहा है, वहाँ भी मुलाकात करवा दूंगी। बाबा विश्वनाथ पर भरोसा रखो। उसे विमल की टिप्पणी याद आई, वाहेगुरु पर भरोसा रखो। ये शुभकामना कि 2 घंटे बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, वस्तुतः भविष्यवाणी निकली। निर्माता निर्देशक के दत्ता ने नाटक खत्म होते ही चिंतामणि के सामने अपनी नई फिल्म में प्रमुख खलनायक की भूमिका का प्रस्ताव रखा और अगले दिन 1000 की राशि के साथ उन्हें अनुबंधित कर लिया। हफ्ते भर बाद वर्षा के फ़ोन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर की तरह वो निर्माताओं को दे रहे थे और जिसके बिना स्ट्रगल खासी प्रचंड हो जाती थी, वाराणसी के उनके परिचित एक भोजपुरी फिल्म निर्माता का संदेश आया कि कांदीवली में लगी उनके सेट पर चिंतामणि को एक कुटिल भूमिका निभानी है। मैं 4 मौसम नाटक कर रही हूँ, आप नायक की भूमिका करेंगे। चिंतामणि के चेहरे पर जो भाव आया उससे वर्षा समझ गई कि उसने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। पुरानी मित्र और स्टार तो वो थी ही, उसने उन्हें अच्छे पारिश्रमिक पर एक व्यावसायिक फिल्म भी दिलवाई थी। वर्षा, अब तुम्हारे पास नाटक के लिए समय है? चिंतामणि ने निराशा भरे कौतूहल से पूछा। हेलो। फोन की घंटी बजते ही नारी स्वर सुनाई दिया। श्री चतुर्भुज धनसोखिया को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? नमस्ते वर्षा जी, मैं रंभा बोल रही हूँ। 1 मिनट। अब तक वर्षा की मान्यता थी कि असफल प्रेम देवदास के समान आत्मसंहारक होता है, पर चतुर्भुज का बम्बैया उत्थान देखने के बाद उसने ये स्वीकार कर लिया था कि भग्न भावनाओं तथा विदगत जीवन शैली का आई कुक के समान क्राइसिस मैनेजमेंट नवजीवन भी प्रदान कर सकता है। मंडी हाउस में 120 के शुद्ध पान के साथ चहलकदमी करने वाले आराम तलब एवं सुस्त चतुर्भुज में ऐसा कड़ा आत्मानुशासन तथा प्रबल इच्छाशक्ति भी है, उसने सोचा नहीं था। जब वो दर्द का रिश्ता में काम करने के लिए बम्बई आए तो सिर्फ एक रात उसके पास जुहू के फ्लैट में सोए। वर्षा ने नम्र भाव से कहा था, श्रीमान आपके यहाँ होने से मुझे कोई असुविधा नहीं। पर दूसरे दिन वो उन्नाव के अपने एक संबंधी के पास मुलुंड चले गए। नीरजा ने बताया था कि ये जगह कितनी दूर है, पर कई बार जब सुबह 6 बजे की शिफ्ट हुई तो चतुर्भुज ठीक समय पर मौजूद पाए गए। बाद में मालूम हुआ था कि वो 3 बजे उठे थे और 4 बजे घर से निकल पड़े थे। वो कैसी भी भूमिका के लिए किसी भी शिफ्ट में कहीं भी जाने को तैयार थे। काम मांगने के लिए किसी को भी फ़ोन करने या किसी भी दरवाजे पर दस्तक देने से उन्हें परहेज नहीं था। अपना परिचय देते हुए वो सिर्फ ये कहते थे, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्नातक हूँ। उन्हें निर्देशन कोर्स में स्वर्ण पदक मिला है। अपने अपने नर्क और प्रतिशोध दिल्ली रंगमंच में कृति स्तंभ माने गए हैं। ऐसी बातें उनकी जुबान पर भूले से भी नहीं आती थी। किसी भी मामूली फिल्म निर्देशक को सर से संबोधित करने में उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। हर्ष को ऐसा देखकर गहरी पीड़ा होती थी। हर्ष की तुलना में चतुर्भुज का व्यवहार देखकर वर्षा को ताज्जुब होता था। मैंने अपने अहंग का उत्सर्ग कर दिया है। उन्होंने सिगरेट का कश खींचते हुए कहा था, इस समय मेरे दर्द की एक ही दवा है, लगातार व्यस्तता। इन दिनों वो अक्सर 3-3 शिफ्टें करते थे और जब भी थोड़ा समय मिलता फ्लोर के एक कोने में मुंह पर रुमाल रखकर झपकी ले लेते। कुछ महीनों बाद उन्होंने कांदीवली में एक कमरा ले लिया। अब तक व्यावसायिक सिनेमा में कुछ मित्र बन गए थे। नए शहर में जिंदगी रोपने की कोशिश सफल हो रही थी। अगर उन्हें कभी आर्थिक संकट हुआ भी तो वर्षा को नहीं मालूम। उन्होंने वर्षा से भी कभी 100 रुपये भी नहीं मांगे। फिर आरती और अंगारे हिट हुई और चतुर्भुज हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित होने लगे। चंद्रग्रहण में उन्होंने संजीदा प्रोफेसर की अच्छी भूमिका की थी, पर क्योंकि फिल्म नहीं चली इसलिए व्यावसायिक सिनेमा की आचार संहिता के अनुसार चतुर्भुज ने उसका कहीं नाम नहीं लिया। सिद्धार्थ ने आकाशदीप में उन्हें एक गंभीर भूमिका देनी चाहिए थी। उन्होंने निर्माता का फ़ोन नंबर ले लिया पर उससे मिले नहीं। आचार संहिता के नियमानुसार उन्होंने सीख लिया था कि किसी को मुंह पर नाम मत कहो। हफ्ते भर बाद उन्होंने वर्षा को फ़ोन किया, कुमारी मैं आकाशदीप ना करना चाहूँ तो तुम नाराज़ हो जाओगी? बिल्कुल नहीं श्रीमान, पर यह जानना चाहूँगी कि क्यों। अब मेरी इमेज एक कॉमेडियन की बन गई है। बिल्कुल भिन्न संवेदना से संपन्न चतुर्भुज का ऐसा उद्गार सुनकर वर्षा सन्न रह गई। अब बड़े बैनरों की 3 फिल्में उनके पास थीं। उन्होंने एटाम्प हिल पर छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। ज़रूरत की चीज़ें और पुरानी फिएट खरीद ली थी। एक सेक्रेटरी भी था जो उनके साथ 2 अन्य चरित्र अभिनेताओं का काम देखता था। आरती और अंगारे में उनका गाया हुआ गाना नाचे समधनिया लहंगा उतार चने के खेत में हिट हो गया था। अब अपनी तीनों
निर्माणाधीन फिल्मों में एक एक गाना गा रहे थे और एक निर्माता उन्हें गायक के 4 गाने गाने के लिए सिर्फ पार्श्व गायक के रूप में अनुबंधित किया था। एक सीवर की भूत कथा फिल्म में उनसे संगीत निर्देशन का आग्रह किया गया था। शुरू में वो इच्छुक नहीं थे। फिल्म संगीत में बहुत राजनीति है, उन्होंने कहा था, पर जब अब निर्माता ने 25,000 के पारिश्रमिक में साइनिंग अमाउंट 10 कर दिया तो चतुर्भुज ने हस्ताक्षर कर दिए। ये रंभा राजवंशी है। एक रात दरवाजे की घंटी बजी और चतुर्भुज भीतर आए। रंभा 22-23 साल की बहुत सुंदर युवती निकली। हर्ष से वर्षा उसके बारे में सुन चुकी थी, पर परिवार की मर्जी के खिलाफ पटना से नायिका बनने के लिए आई थी। उसने जुहू के लाइमलाइटर सेंटर से 6 महीने का एक्टिंग कोर्स किया था। नवेली ग्लैमर कामनी के अनुरूप रंभा ऐसी सजी धजी थी जैसे 5 सितारा की पार्टी में आई हो। कदली स्तंभ सी जांघों की झलक दिखाने वाली गहरी नीली मिनी स्कर्ट, पीली जमीन पर चौड़ी काली धारियों का जिप वाला टॉप, खूब चौड़ी छल्ले, जड़ी चमड़े की पेटी, अधखुले जिप से झलकती वक्ष रेखा, दाईं कलाई में लगभग कूहनी तक भरी चूड़ियाँ, गहरी बरगंडी लाल लिपस्टिक, बहुत कम स्प्रे के साथ पीछे कंघी किए गए बाल, उसकी देह की लचक, चाल और आंखें यौवन मद से चूर थीं। जीवन में थोड़ी ललक आ गई है। चतुर्भुज कॉफी की चुस्की लेकर बोले। रंभा खिलखिलाई। कुमारी, एक प्रस्ताव है। चतुर्भुज ने सिगरेट जलाई। मुझे डायरेक्ट करने का चांस मिल रहा है। कुछ समय पहले चतुर्भुज ने एक साहित्यिक कृति देने के साथ ऐसी इच्छा प्रकट की थी। वर्षा ने कहा था वो श्रीमती कुलकर्णी से बात करेगी। हर्ष और उसको लेकर ऊंची नाटकीय शक्ति की कलात्मक फिल्म बनने की योजना थी। मिसेज कुलकर्णी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। उन्होंने वर्षा के साथ मैत्री संबंध रखने वाले कुछ नामों, एक व्यावसायिक फिल्म निर्देशक, एक कला फिल्म निर्देशक, एक फिल्म संपादक, कला फिल्मों की पटकथाएं लिखने वाला एक साहित्यकार और एक फिल्म समीक्षक पर विचार विमर्श करके पटकथा समिति की सूची बना ली और ऋण लेने के 2 फॉर्मों के सेट उसे दे दिए। हर्ष ने एंट्री के साथ बैठकर उपन्यास के सीने ट्रीटमेंट की विस्तृत रूपरेखा बनाई और चतुर्भुज को दे दी। फिर चतुर्भुज ने अजीब सा प्रस्ताव रखा। रंभा के लिए सहनायिका की भूमिका जोड़ दी जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, वर्षा ने कहा। साहित्यिक कृति में परिवर्तन के पीछे कारण कलात्मक होने चाहिए। आपकी प्रिय फिल्म गॉडफादर में उपन्यास से कई परिवर्तन किए गए, पर हर एक सुचिंतित, कलात्मक और कथासूत्र को सघन करने वाला है, मनमाना और आरोपित नहीं। आप इस फिल्म में रंभा को ही नायिका लीजिए। मैं प्रोजेक्ट को निकलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। ऐसी स्थिति में फिल्म में मेरी दिलचस्पी नहीं, हर्ष बोला। पल भर चतुर्भुज और हर्ष की दृष्टि मिली रही। जान सकता हूँ क्यों? चतुर्भुज ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं सिर्फ समान स्तर की अभिनेत्री के साथ ही काम करता हूँ। आप ये अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी इस समय काफ़ी ऊपर जा सकता था। अगर कहते कहते हर्ष रुक गया। रंभा ने गहरी सांस ली। वो कंचन प्रभा का छोटा संस्करण लगती थी। जब तक चुप रहती थी उसके लावण्य का प्रभाव पड़ता था। मुंह खोलते ही सम्मोहन टूट जाता था। गूंगी गुड़िया की भूमिका इसके लिए बहुत उपयुक्त रहेगी, हर्ष ने वर्षा से कहा था। चारों श्री तुम्हारे बराबर की अभिनेत्री है। चतुर्भुज ने व्यंग स्वर में पूछा। वो बड़ी स्टार है। हर्ष चिढ़ गया। दोनों के बीच में तनाव आने लगा था। पहली नाटकीय समशकता वर्षा के घर ही संपन्न हुई थी। जब वीर जी ने कहा कि पथेर पांचाली देखते हुए उन्हें नींद आने लगी थी, तो आप हंसे क्यों? हर्ष ने नाराजगी से पूछा था। मैं उनकी विस्की पी रहा था। यह शिष्टाचार का तकाजा था। मैं भी उनकी विस्की पी रहा था और थोड़ा सा शिष्टाचार मुझे भी आता है। पब्लिक स्कूल के एक्सेंट के साथ तुम्हारा अंग्रेजी प्रतिवाद उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। चतुर्भुज ने खिन्न स्वर में कहा। आपको अपनी पृष्ठभूमि और गरिमा का ध्यान नहीं रहता। अगर आप इस तरह व्यवहार करेंगे तो आप में और कॉमर्शियल सर्किट के दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रहेगा? हर्ष, मैं ये अपना फ़र्क जतलाने नहीं आया हूँ। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए आया हूँ। तुम सामने वाले की बात को बेबाकी से काट सकते हो क्योंकि तुम्हें अपने परिवार का सहारा है। मेरे पीछे कोई सहारा नहीं। पल भर दोनों की निगाह मिली रही। जानकर खुशी हुई, वर्षा मुस्कुराई। चतुर्भुज ने आगे बताया। निर्माता दोषी अपनी बेटी को ब्रेक देना चाहते हैं। प्रेम कहानी है। रंभा को सहनायिका की भूमिका मिल रही है। क्या वर्षा नायिका अध्यापिका का स्पेशल अपीयरेंस स्वीकार कर लेगी? लगभग 6 दृश्यों की भूमिका है।
उसे फिल्म को बेचने में मदद मिल जाएगी। कर लूँगी, वर्षा ने कहा। आप उस कूढ़ मगज दोषी को बर्दाश्त करेंगे? हर्ष भड़क उठा। आपको पता है वो ब्लॉकबस्टर देसाई को 20वीं सदी का महानतम निर्देशक मानता है। वो अपनी फिल्म की कहानी खुद लिखता है, संगीत निर्देशक को धुन सुझाता है। आपको पता है उसने चलने वाले फॉर्मूलों की लिस्ट बना रखी है। हाँ, चतुर्भुज ने सिर हिलाया। ये भी पता है कि कंपन के फ्लॉप होने के बाद वो 5,000 लेकर तुम्हें साइन करने आया था। तुमने हीरो का पहला डायलॉग तुम्हारे रुखसारों में मेरी जन्नत है पढ़ते ही उसे दरवाज़ा दिखा दिया। हर्ष ने ठंडी सांस ली। मुझे विश्वास नहीं होता कि अपने अपने नर्क डायरेक्ट करने वाले आप ही थे। हर्ष, तुम सिनेमा में नायक हो और मैं कैरेक्टर एक्टर। चतुर्भुज ने स्वर में संतुलन बनाए रखा। अगर मैं अपने हाथों में थोड़ी सी शक्ति समेटना चाहता हूँ तो शुरू में मुझे इन्हीं लोगों के हिसाब से चलना होगा। तुम मुझसे NFDC वाले प्रोजेक्ट के लिए नाराज हो। माफ़ करना, सौंदर्य बोधीय फिल्म में मेरा विश्वास घट गया है क्योंकि उसके खरीदार नहीं। जब बेवकूफ़ों की कतार व्यावसायिक सिनेमा में चांदी काट रही है तो इस गोल्ड रश में मैं भी अपना नसीब आजमाना चाहता हूँ। आप अपनी संवेदना को इस तरह कुंद हो जाने देंगे? हर्ष आक्रामक हो गया। मेरी संवेदना मुझे कहाँ तक ले जा पाएगी? चतुर्भुज ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। बाबर लेन के रेलवे क्वार्टर तक ना। उन्होंने अपने को शायद रोकने की कोशिश की, पर आक्रोश की लहर तेज थी। और तुम ऊंची कला के शहीद बनना छोड़ दो। अपनी आंखें खोलो और आसपास देखते हुए वास्तविकता को पहचानो। लेकिन तुम नहीं हो क्या? तुम में इतना विश्वास है? तुम्हारी खामोशी तक में विश्वास है। देखो तुम्हारी तरफ, कोमल त्वचा, गर्व भरे कपोल, बेधने वाली आंखें, जो जानती है कुछ ज़्यादा ही बेधने वाली शायद। बुद्धिमान पर साथ ही दुखी भी, और ऐसी थकान मन को मतने वाली जो बहुत कुछ जानती है। आडम का संवाद पढ़ते ही चिंतामणि सहज नहीं लगा। उसकी एकाग्रता भी सतही और झीनी थी। चतुर्भुज ने घड़ी देखी। उन्हें 8:30 बजे सहाय के घर जाना था। रंभा भी वहीं मिलने वाली थी। वर्षा का मन बुझ सा गया। जाहिर था पूर्वाभ्यास में उसके अलावा किसी की रुचि नहीं थी। वर्षा, मैं क्या करूं? अगले दिन दोपहर को चिंतामणि ने सेठ स्टूडियो में आकर हाईवे टिकट दिखाया। कल सुबह बेंगलोर के लोकेशन पर मुझे रिपोर्ट करना है। 3 हफ्ते का शेड्यूल है। बधाई। वर्षा मुस्कुराई। बसंत आ गया है और अब सर्दियों के नुकसान की मरम्मत का समय है। हर्ष ने संवाद बोलकर चतुर्भुज को देखा। बैट्रिस और आडम दोनों प्रेम में आहत हो चुके हैं, इसलिए दूसरे अंक में प्रेम के पूर्व रंग के बाद मैं थोड़े सघन सुर से शुरू करता हूँ। ठीक है? चतुर्भुज ने सहमति में सिर हिलाया। वर्षा विभोर थी। हर्ष आज पहली बार पूर्वाभ्यास के लिए आया था और उसका चरित्र विन्यास बहुत सही और वर्षा की व्याख्या के बहुत निकट था। इसलिए बिंबों के संयोजन एवं ध्वनियों के वितान संतोषजनक रूप ले रहे थे। जिस शाम चिंतामणि जीवन की पहली हवाई यात्रा से धन्य हुए थे, वर्षा पृथ्वी गई थी। सोचा था स्टारडम की प्रतीक्षा में कैफे में मंडराते नाट्य विद्यालय के लोगों से मिलेगी, नाट्य के उपयुक्त अभिनेता को टोहेगी और देखेगी कि उसके पास नाटक में बर्बाद करने के लिए थोड़ा समय है या नहीं। जब वो पुराने परिचितों से घिरी आयरिश कॉफ़ी पी रही थी तो घर में हर्ष का फ़ोन आया। झल्ली, जिज्जी है? जिज्जी बहुत परेशान है हर्ष भैया। वर्षा की प्रार्थना पर फिलहाल इस संबोधन पर समझौता हो गया था। ड्रामे का हीरो नहीं मिल रहा है, जुहू में ढूंढने गई हैं। 10-12 दिन से हर्ष से संपर्क नहीं था। मुक्ति का छोटा सा शेड्यूल पूरा हो चुका था। वर्षा को पता था वो एडिटिंग डबिंग में बहुत व्यस्त होगा। फिर 4 रीलों के सहारे वितरक से पैसे पाकर अगली शूटिंग की योजना बनानी है। अपने सबसे महत्वाकांक्षी सपने को साकार करने की कोशिश में लगे हर्ष की एकाग्रता में 4 मौसम से विघ्न डालना वर्षा को उपयुक्त नहीं लगा। दूसरा कारण रंगमंच के प्रति हर्ष की विशुद्ध निष्ठा थी। अपनी पश्चिमोन्मुखी विचारधारा एवं जीवन शैली के बावजूद मंच पर चढ़ने से पहले वो हमेशा छूकर हाथ माथे से लगाता था। रंगमंच को सिनेमा के लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करने वाले साथियों से भी वो रुष्ट था। हालांकि वर्षा इसका उल्टा कर रही थी। वर्षा को आशंका थी अपनी चालू व्यग्र मनः स्थिति में नाटक योजना के नाम से हर्ष की भौहों पर बल पड़ जाएंगे। क्या बात है वर्षा वापस लौटी तो हर्ष ड्राइंग रूम में बैठा झल्ली को अंग्रेजी संभाषण का अभ्यास करवा रहा था। हेमलता और झुमकी प्रमुदित भाव से आसपास बैठी हुई थी। वर्षा ने सारी बात बताई। मैंने NCPA को फ़ोन किया था। उन्होंने सप्ताहांत में 3 दिन दिए हैं। बाद में पृथ्वी में भी 3 दिन मिल गए हैं, पर कोई एक्टर नहीं मिल रहा।
स्कूल का एक लड़का ठीक है, लेकिन वो मुझसे छोटा दिखता है। हर्ष ने हाथ बढ़ाकर स्क्रिप्ट ले ली, फिर कहा चलो रीडिंग करते हैं। वर्षा ने चतुर्भुज के दरवाजे की घंटी पर उंगली रखी। बिल्डिंग सुनी नहीं थी, फिर भी घंटी अतिरिक्त ऊंची और कुछ आशंका जगाने वाली थी। हम लोगों ने अकेले आकर भूल तो नहीं की? वर्षा ने दबे स्वर में कहा। पूर्वाभ्यास का चौथा दिन था। 7:30 बज चुके थे। चतुर्भुज अभी तक नहीं आए थे। यूँ वो रोजाना देर से आ रहे थे और प्रस्तुति पर उनका ध्यान बहुत सीमित था। वर्षा को थोड़ा अपराध बोध था कि उसने चतुर्भुज को खामखा घसीट लिया, लेकिन साथ ही थोड़ा आक्रोश भी था। जिस चतुर्भुज के पास नई दिल्ली में नाटक से संबंधित हर कथा सूत्रीय सवाल का जवाब तैयार रहता था, जो मेडल के सहारे ग्रुपिंग्स एवं मूवमेंट्स तय करके पूर्वाभ्यास में आते थे, उन्हीं ने अब मुंबई में प्रस्तुति की कोई मानसिक तैयारी नहीं की थी। जो भी कुछ भला बुरा होता था रिहर्सल में आनन फानन कर दिया जाता था। हर्ष और वो अपने आप गतियां निर्धारित करने लगे। पूर्वाभ्यास के लिए वर्षा ने अपनी बिल्डिंग में पहली मंजिल का अनबिका फ्लैट खुलवा लिया था। जिज्जी तभी जल्दी बदहवास सी आई। चतुर्भुज का फोन आया, बचाओ मुझे खतरा है, और लाइन कट गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और सफारी सूट पहने हट्टा कट्टा युवक दिखाई दिया। क्या है? उसने रूखर स्वर में पूछा। चतुर्भुज से काम है। हर्ष की आवाज़ स्थिर थी, ना गर्म ना कड़ी। युवक के चेहरे पर संदेह का भाव आ गया और शायद वो दरवाज़ा बंद करने की सोच रहा था। प्लीज़। तभी वर्षा ने आगे बढ़ने की भंगिमा के साथ दरवाजे पर हाथ रखा। वर्षा को देखते ही वो अचकचा गया, फिर पीछे हटा। आइए, हम फसाद करने थोड़ी ही आए हैं, पर अकेली लड़की पर हाथ उठाने का क्या मतलब? ये बम्बई है, वो नाव नहीं। 2 और अनजान पुरुष सामने खड़े थे, पर उनकी मुद्रा सामान्य थी, पहले के जैसी आक्रामक नहीं। चतुर्भुज एक कुर्सी पर अचल बैठे थे। रंभा मैक्सी पहने दीवान पर लेटी थी। वर्षा जी, हर्ष जी, आइए, रंभा ने कहा। ये भूषण है, मेरे लोकल गार्जियन। सफारी सूट वाले युवक ने अभिवादन किया। वर्षा ने सिर हिलाया, फिर दोनों चतुर्भुज के सामने बैठ गए। चतुर्भुज एकटक सामने देख रहे थे। कुछ पल चुप्पी रही। भूषण, तुम जाओ, रंभा बोले। आर यू श्योर? रंभा ने हामी में सिर हिलाया। मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा, भूषण ने चतुर्भुज को देखते हुए कहा। फिर बाहर को बढ़ते हुए दोनों व्यक्तियों को संकेत किया। दूसरे ने बाहर निकलकर लैच बंद कर दिया। चतुर्भुज अब भी सामने देखे जा रहे थे। वर्षा को लगा वो स्थिति के क्षोभ एवं शर्मिंदगी से दग्ध हैं। वर्षा जी, आप ही बताइए, मेरा क्या दोष है? रंभा बोली। पिछले हफ्ते मुझे मालूम हुआ कि मैंने कंसीव कर लिया है। कॉमेडियन से चतुर्भुज के लिए रंभा का यही संबोधन था। मैंने कहा कि मुझे भरूचा क्लिनिक ले चलो, तो इन्होंने इनकार कर दिया और खुशियाँ मनाने लगे। आप बताइए, जैसी स्थिति में हम यहाँ रह रहे हैं, उसमें बच्चे की गुंजाइश है? मेरे घर वालों ने मुझे डिसऑन कर दिया है। मंदिर में एक दूसरे को माला पहनाकर हमने शादी की है। यह वर्षा के लिए नई सूचना थी। 3 महीने बाद लीव लाइसेंस का ये फ्लैट हमें छोड़ना होगा। अगले महीने मेरी पहली पिक्चर की शूटिंग शुरू होगी और कॉमेडियन बच्चे की रट लगाए हुए थे। मेरे लाख समझाने पर भी ये नहीं समझे। परसों जब ये शूटिंग पर गए तो मैं क्लिनिक में चली गई। भूषण मेरे साथ था। आज शाम को जब मैं लौटी तो उन्होंने मुझ पर हाथ चला दिया। चतुर्भुज वैसे ही निश्चल बैठे रहे। पता नहीं क्या सोच रहे थे, सुशीला के बारे में, अनुपमा के बारे में, या अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी के बारे में। मैं मालविका राजाध्यक्ष हूँ, युवती ने कुछ आत्मसजग ढंग से कहा। कल्याणी ने बताया कि वो सादा साड़ी में आकर्षक थी, मेकअप नहीं के बराबर, खुले बालों के साथ बड़ी बिंदी। SNDT विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका थी। 2 दिन वर्षा चिंता में रही कि अब नाटक का निर्देशन कौन करेगा। हर्ष ने कहा, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, पर वर्षा को यह स्वीकार नहीं था। 4 सीजन्स में 2 ही तो पात्र हैं जो बराबर मंच पर रहते हैं। वे अभिनय पर एकाग्र रहेंगे या देखेंगे कि बिंब रचना कैसी हो रही है, ध्वनि वितान कैसा बन रहा है। ऐसी उलझन में उसने कल्याणी को फ़ोन किया तो उसने मालविका का नाम सुझाया। वर्षा ने हर्ष से पूछा तो उसकी प्रतिक्रिया भली थी। मैं उससे मिला नहीं हूँ, पर सोफिया में उसका पिकनिक देखा है, हमारे लिए उपयुक्त हो सकती है। इस नाटक के बारे में आपकी क्या राय है? वर्षा ने पूछा। आर्नोल्ड वेस्कर का सिर्फ यही नाटक मुझे पसंद है। मालविका मुस्कुराई। इसमें समकालीन प्रेम भावना की उदास, संवेदनशील, कैलेडोस्कोपिक छवियां हैं। एक स्त्री, एक पुरुष और बदलते हुए मौसम। ये ऐसी प्रेम कथा है जिसमें बाहरी दुनिया की ओर से रुकावटें नहीं आती। दोनों व्यक्तियों की पुरानी स्मृतियों के डंक से संघर्ष होता है। यह नाटक पीड़ा भरे ढंग से स्पष्ट करता है कि आज की जटिल जिंदगी में प्रेम करना कितना कठिन हो गया है। वर्षा का 1 महीना बहुत अच्छा बीता। लंबे समय के बाद वो भावतंत्र के सघन स्तर पर क्रियाशील थी। उसके क्राफ्ट को
यथार्थप्रख गहन और एवं अर्थवान विषय वस्तु को संजोने, मांझने और अभिव्यक्त करने का अवसर मिला था। एक और रोचक बात यह थी कि नाटक के कथ्य में उसकी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ संपंदित हो रही थी। जब बैट्रिस के भावात्मक अतीत की बोझिल छाया उसके वर्तमान पर पड़ी तो वर्षा को बार बार सिद्धार्थ की याद आई। तीसरे अंक में आडम के साथ संघर्ष उसके व हर्ष के बीच संपन्न हुए ताजा तनाव का स्मरण दिलाता रहा। नाटक की कितनी ही पंक्तियाँ उसे पसंद आई। तुमने किसी ऐसे ईश्वर को जाना है जो हमारे जैसा अकृपालु ना हो? दिल के अपने व्यक्तिगत दर्द होते हैं, तुम्हारा मौन बहुत सर्द है। वर्षा को एक तरह से सुबह से ही शाम का इंतजार रहता, पर भाव तंत्रा के पेंदे से मास्टर दृश्यों को निपटाते हुए भीतर पहले जैसी चिड़चिड़ाहट नहीं भरी होती थी। शाम को 6 बजे वो उतावली से वापस लौटती तो मालविका, हर्ष और एंडी पूर्वाभ्यास के फ्लैट में बैठे हुए मिलते। झल्ली को प्रोडक्शन मैनेजर का पद दिया गया था, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद उत्साह से ऊपर से कॉफ़ी का थर्मस और स्नैक्स की प्लेटें लाती रहती। उसके लिए छोटी जिज्जी का जीवन अनूठे मोहक रंगों से भरा हुआ था। अचरज भाव से भरी हेमलता और झुमकी भी थोड़ी थोड़ी देर बैठक लगा जाती। वर्षा जी बाथरूम में है वाली फ़ोन की स्थायी टिक अब बदल कर वर्षा जी रिहर्सल में हो गई थी। कभी मातमी सूरत लिए पांडे आकर बैठ जाते। हाय रे कैरियर ग्राफ, वर्षा मुस्कान दबाते हुए सोचती। आज की ज़िंदगी की आंतरिकता और भावक्षय को पकड़ना उतना ही मुश्किल है जितना रजिया सुल्तान या जॉन ऑफ अर्क के जीवनगत झंझावत को प्रकट करना आसान। वर्षा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा था, दूसरी बात ऐतिहासिक कालखंड तथा तीव्र कार्य व्यापार के कारण अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। एक अभिनेत्री के नाते टेमिंग ऑफ द श्रीव या एंटिगनी के द्वारा मैं शायद अधिक प्रभावपूर्णता पा सकती थी, लेकिन मेरा निश्चित मत है कि समकालीन झीनी विषय वस्तु में से यथोचित कला आकार निर्मित करना भी हमारा बुनियादी सरोकार होना चाहिए। व्यावसायिक सिनेमा में इस मंचन की मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। विमल हुसैन एवं निर्जावल्ले मित्र वर्ग ने उसकी रंगनिष्ठा और अनप्रेक्षित श्रम का आह्वान करने वाली प्रवृत्ति की सराहना की। मुख्यधारा सिनेमा के जड़ वातावरण में ऐसी तरंग स्वागत योग्य है, विमल ने मिड डे में कहा। विरोधियों में पहली आवाज़ कंचन प्रभा ने सिनेबिलिटीज़ में उठाई। 4 मौसम इस बात की पूर्व सूचना है कि व्यावसायिक सिनेमा में वर्षा विशिष्ट का मौसम खत्म होने को है। अब उसकी आजीविका का स्रोत नोवेलिटी और गैलेक्सी की टिकट खड़ी नहीं, टाटा और पृथ्वी की टिकट खिड़की होगी। जहाँ तक टिकट खिड़की पर प्रतिक्रिया का सवाल है, वो वर्षा के लिए कौतुक का विषय ही साबित हुई। टाटा के तीनों शो हाउसफुल रहे और बाद में पृथ्वी भी। अगले महीने दोहराए गए प्रदर्शनों की भी यही स्थिति रही। वर्षा ने रंगमंडली का नाम कुतुब मीनार यूनिट रखा था। उसे अपनी भावात्मक जड़ें मंडी हाउस में ही रोपी गई जो मालूम होती थी, और 25,000 प्रदर्शन का बजट निश्चित हुआ था, पर खर्च 5,000 के आसपास रहा। नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स ने विज्ञापन किया था, बदले में 40% की आय भी उन्होंने ली। चंद्र प्रकाश ने प्रकाश उद्योग समूह के सौजन्य से समाचार पत्रों में अतिरिक्त विज्ञापन दिए और पैडर रोड व जुहू बीच के सामने वर्षा विशिष्ट के 4 मौसम वाली 2 बड़ी होर्डिंग लगाईं। 1 दर्जन प्रदर्शनों के बाद कुतुब मीनार यूनिट के खाते में 20,000 की आय थी। वर्षा चकित भाव से हिसाब देखती रह गई। सहयोगियों ने कुछ नहीं लिया। सौंदर्य, बोध, तृप्ति और तुम्हारे वो हर्ष के साथ काम करना मेरा पर्याय है, मालविका ने कहा। आगे हम नाइट ऑफ इगुआना करेंगे, ये पैसा तब काम आएगा, हर्ष बोला। जहाँ तक नाट्य समीक्षा का सवाल है, वो मुख्य रूप से सकारात्मक रही, पर नाट्य कृति तथा प्रस्तुति के गहरे विश्लेषण से विहीन। बम्बई रंगमंच पर उसका कलात्मक विशिष्ट घट गया। वर्षा स्टेज पर चली जाओ, पहले प्रदर्शन के बाद मालविका मुस्कान के साथ बोली। तालियों की गड़गड़ाहट खत्म नहीं हो रही थी। दिल्ली रंगमंच में कर्टन कॉल की प्रथा प्राय नहीं थी। वैसे भी वर्षा को ये रूढ़ी खासी अहंग, सहलाऊ और प्रदर्शन मुग्धा लगती थी, पर बम्बई रंगमंच के शो बिजनेस माहौल का ये हाई पॉइंट माना जाता था। आखिरकार वर्षा को हर्ष का हाथ पकड़कर मंच पर आना ही पड़ा। उसने 3 बार आभार के साथ दर्शक समुदाय को नमन किया तो चंद्र प्रकाश 2 बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर ऊपर आ गए। फिर विमल
छायाकारों की फ्लैश लाइटें चमकने लगी। वर्षा मौसी बैक स्टेज पर आते ही किलकारी सुनाई दी। बावला को पहचानने में वर्षा को एक पल नहीं लगा, हालांकि वो पहले से खूब लंबा हो गया था। खोज भरी उत्तेजित निगाह से पीछे देखना अनिवार्य था। रीटा? वर्षा लपक कर गले लग गई। लंबे व्यवधान के बाद आकस्मिक मिलन का आवेग सघन था। रथ को आगे बढ़ा लो, जिससे ये अधीर सुंदरी अपनी सखी से उसी प्रकार मिल ले जैसे लता से बसंत की शोभा जाल मिलती है। विक्रमोर्वशी की पंक्ति याद आने के साथ वर्षा मन ही मन विभोर हो उठी। नहीं, चित्रनगरी का माहौल अभी मुझे थोथा नहीं बना पाया है। आसपास के लोग मुस्कान के साथ मिलन दृश्य देखते रहे। सुकुमार, तुम शर्त हार गए हो। अपने ड्राइंग रूम में रीटा ने दर्प सहित घोषणा की। सुकुमार जेफसन इंडिया के मुख्य कार्यालय में एक विभाग के प्रमुख होकर आए थे। कार्माइकेल रोड पर 3 बेडरूम के फ्लैट में 1 सप्ताह पहले गृहस्थी जम गई थी। ये लो। सुकुमार ने तुरंत पर्स से 100 की नोट निकाल कर सामने रख दिया। बावला और रिंकी हंसे। छोटे निक्की को गोद में लिया आया भी मुस्कुराई। ये क्या गोरख धंधा है? वाइन का घूंट लेकर वर्षा ने पूछा। डैडी ने कहा था तुम मम्मी को नहीं पहचानोगी, बावला ने खुलासा किया। अच्छा, मेरी ऐसी बदनामी करते हो तुम लोग? वर्षा ने आरोप लगाया। मैं क्या करती? तुमने मेरे 2 खतों का जवाब नहीं दिया, रीटा बोली। गृह प्रवेश पर मुझे तुम्हारा आखिरी खत मिला। अगले दिन छानबीन करने पर प्रशंसकों के बंडल में रीटा का एक पत्र मिल गया। तुमने लिफाफे पर व्यक्तिगत लिखा था या नहीं? रीटा ने पल भर सोचा। शायद नहीं। मैं क्या करूं रीटा? कहाँ देखूं? मंसूर का खत भी ऐसे ही गायब हुआ था। वो तो अच्छा हुआ जो उन्होंने फ़ोन कर लिया। मैंने भी 2 बार फ़ोन किया था। तो सुबह के वक्त जवाब मिला शूटिंग पर गई हैं। मैंने अपना नाम बताकर कहा मैं उनकी व्यक्तिगत मित्र हूँ तो हंसी के ढंग से बोले, हाँ ज़रूर, मेरे सेक्रेटरी होंगे। वर्षा संजीदा हो गई। सोचा इस बात पर पांडे को डांटना पड़ेगा। एक बार शाम को फ़ोन किया, किसी लड़की ने जवाब दिया बाथरूम में है, और एकदम रख दिया। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। छोटी बहन होगी, मैं उसके कान खींचूंगी। वर्षा बोली, तुम एक बार घर नहीं आ सकती थी? अगले इतवार को हम आने वाले थे। रीटा ने बड़े बच्चों की ओर संकेत किया। तुम्हें शायद पता ना हो, यहाँ स्कूल 2 शिफ्टों में चलते हैं। जब बावला वापस लौटता है तो रिंकी के जाने का टाइम होता है, और ये जो तीसरी आफत है ना, दिन भर मेरे साथ चिपकी रहती है। वर्षा ने निक्की को गोद में लिया तो वो पहचान के भाव से मुस्कुराया। फिर उसके गले की चैन पकड़ने लगा। चंचल आंखें कहीं स्थिर ना होती थी। गोरी गुदगुदी देह असंयत ढंग से मटक रही थी। मुंह से दूध की सुगंध, नन्हे नन्हे 2 दांत दिखाई दे रहे थे। वर्षा के भीतर वात्सल्य की बारीक सी रेखा सुखबुक आई। नर्म कपोल का चुम्बन लेकर उसने कहा, अरे तेरे तो दांत निकल रहे हैं। वर्षा, रीटा मुस्कुराई। तुम्हें पता है दांत किस उम्र में निकलते हैं? रीटा की पुरानी नाइटी पहनकर वर्षा बाथरूम से निकली। हालांकि ये भी ढीली थी। कितने साल बीत गए पर मेरा नसीब नहीं बदला। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने कहा, मतलब? शादीशुदा सहेली के डबल बेड पर उसके पति की जगह सोने का। वर्षा ने हताशा का अभिनय किया। रीटा खिलखिलाई, फिर प्रशंसा के स्वर में कहा, फिगर बनाए रखने के लिए तुम्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। पुरस्कार बहुत हो गए रीटा। वर्षा बिस्तर पर बैठ गई। अब मैं दांत निकलने की उम्र के बारे में सीखना चाहती हूँ। रीटा ने गहरी नज़र से उसे देखा। अब रीटा भी भरी पूरी स्त्री दिखती थी। दाम्पत्य और वात्सल्य सुख से छलछलाती इस गृह स्वामिनी की तृप्त आंखों में मंडी हाउस की युवा अभिनेत्री की बेसब्र महत्वाकांक्षा गुम हो गई थी। वर्षा ने सोचा, जब मैं रेपटरी की कला कुंड में झुलस रही थी, फिर पेशेवर अनिश्चय एवं भावनात्मक स्थिरता के बीच अरब सागर के ज्वार भाटे में डूब उतार रही थी, तो तब रीटा अपने स्थिर सुव्यवस्थित घर संसार में पति की बाह पर सिर रखे गहरी नींद सो रही थी। तोतली बोली और अबोध मुस्कानों से दीप्त हो रही थी। रीटा की अधूरी कला लालसा पर आज पहली बार वर्षा के मन में करुणा नहीं जागी, सिर्फ दोनों की नियति के अलग अलग होने की सच्चाई ही उजागर हुई। अगर अभी तक मैं रीटा की कला लालसा पर द्रवित होती रही हूँ, तो क्या रीटा भी मेरे अकेलेपन पर पीड़ित हुई है? वर्षा ने सोचा। सुकुमार की देह भी भर गई थी, बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी। हम लोग युवावस्था के अंतिम चरण में पहुंच रहे थे, वर्षा ने सोचा। घंटे भर पहले विरोध के बावजूद रीटा ने बच्चों को खाना खिलाकर सोने भेज दिया। दोनों ने अपने अपने नोटबुक में वर्षा के हस्ताक्षर लिखे थे। हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे। रीटा ने जैसी मुस्कान से दृश्य देखा था, वर्षा उसका
सामना नहीं कर पाई थी। सुकुमार, तुम बच्चों के कमरे में सो जाओ, रीटा ने आदेश दिया था। सुबह इन्हें तैयार करके स्कूल भेज देना। मैं और वर्षा देर से उठेंगे, फिर हमारा ब्रेकफास्ट बनाकर हमें जगा देना। ओके मैडम। सुकुमार ने बटलर की भंगिमा से उत्तर दिया था। बच्चे हंसने लगे। क्यों, जो कुछ तुम्हें मिला है उससे खुश नहीं हो? रीटा ने पूछा। सिर्फ मन के एक स्तर पर और एक हद तक। तुम्हें अजीब सा लगेगा अगर मैं कहूँ कि अब खुशी की अवधारणा में मेरा विश्वास नहीं रहा। रीटा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी सारी फिल्में मैंने देख ली हैं। जलती ज़मीन तो वीसीआर पर कई बार देखी। वर्षा, तुम बहुत ऊंचे कलात्मक सोपान तक पहुंच गई हो। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, तुम्हारे सामर्थ्य पर, तुम्हारे समर्पण पर। तुम विवाह कर लेती तो ऐसी कलात्मक श्रेष्ठता शायद संभव ना होती। शायद नहीं। वर्षा ने ठंडी सांस ली। जब थिएटर में तुम्हें ओवेशन मिल रहा था तो मुझे रोमांच हो गया। जब तुम प्रशंसकों से गुलदस्ते ले रही थी तो मुझे एनएसडी हॉस्टल के दिन याद आ रहे थे। हम एक कमरे में थे पर हमारी नियति बिल्कुल उल्टी निकली। उस एक पल सुकुमार मुझे दुश्मन से लगे। उस एक पल मैं तुम्हें देख पाती। वर्षा ने घूंट सा भरकर कहा। तो कहती, रीटा तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे भीतर सूनेपन की आंधी तो नहीं चल रही। ओवेशन अमूर्त है। आधी रात के अंधेरे में डरावने सपने से नींद टूटे तो उसके स्पर्श से सांत्वना नहीं पाई जा सकती। मुझे अंदाज नहीं था कि तुम भावात्मक रूप से ऐसी अकेली हो। ऐसी अकेली भी नहीं, हाशिए पर एक दो लोग हैं। वर्षा तनिक सी मुस्कुराई। सिद्धार्थ के बारे में तुमने पढ़ा होगा। चंद्र प्रकाश का नाम बिजनेस इंडिया में शायद देखा हो। उन्होंने हाल में मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है। रीटा चौकन्नी हो गई। तो प्रतीक्षा कर रही हूँ। वर्षा उदास बहुत से मुस्कुराई। आधी जिंदगी ऐसे ही बीत गई। किसकी प्रतीक्षा? हर्ष का कुछ हो जाने की। वर्षा पल भर ठिठक रही, फिर धीरे से कहा, शायद हाँ। हर्ष हमारे साथ क्यों नहीं आया वर्षा? मैंने इतना इसरार किया। जो पुराने दोस्त व्यवस्थित हो गए हैं उनके यहाँ जाना हर्ष को पसंद नहीं। रीटा जैसी अंतरंग के साथ भी हर्ष की चर्चा बढ़ाना वर्षा को रुचिकर नहीं लगा। उसने जमुहाई ले ली। रीटा और बातें करना चाहती थी। वर्षा के बाद नाट्य विद्यालय की कोई मित्र मिली थी। शायद कॉर्पोरेट कल्चर के शिकंजे में कसे कसे घट गई थी, पर वर्षा क्लांत हो गई थी। 1 महीने से चलता हुआ जो शारीरिक और मानसिक श्रम था उसने पहले प्रदर्शन के बाद निढाल कर दिया था। कल सुबह सेठ स्टूडियो में 6 बजे की शिफ्ट थी। शाम टाटा थिएटर में आए निर्देशक से उसने कहा था वो 8 तक ज़रूर पहुंच जाएगी। 7 बजे उसका ड्राइवर उसे लेने आ जाएगा। तुम सो जाओ वर्षा। वर्षा ने पर्स से काम्पोज की टिकिया निकाली और पानी का गिलास उठाया। तुम सोने के लिए गोली लेती हो? रीटा उसके और देख रही थी। कभी कभी। फिर आज सोने की जगह भी बदल गई है ना। मैं चांस नहीं लेना चाहती। रीटा हाथ बढ़ाकर लैंप का स्विच दबाने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वर्षा, सुकुमार ने कहा, तुम्हारा फ़ोन। रीटा ने कॉर्डलेस का बटन दबाकर उसे थमा दिया। वर्षा, अभी लॉस एंजलिस से फ़ोन आया था। मिसेज कुलकर्णी की आवाज़ आई। यूनिवर्सल वाले तुम्हें अपनी नई फिल्म में लेना चाहते हैं। आज के उपन्यास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। और क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा फंक्शन में बिजी होने की वजह से नए एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया।